Hello students, how are you? I hope you will be fine. पहली वीडियो में मैंने पहला चैप्टर आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जीव जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है. We know that plants can prepare their food by the process of photosynthesis, but animals cannot. So plant is the primary source, directly or indirectly. Like there are three categories in animals. First is herbivores. Herbivores are those plants or animals which can eat only plant and plant products. जो केवल पौधों या पौधे के कोई भी भाग को खाते हैं, ऐसे जीव जंतु वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं. जैसे डियर. इसी तरह सेकंड है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स which can eat only meat, not vegetables. Only meat. Like lion, शेर है, मांस खाता है. थर्ड कैटेगरी है omnivores. Omnivores are those animals which can eat plants and plants product and meat also. Like dog and us, हम सभी लोग हैं, ये ओमनिवोर्स की श्रेणी में आते हैं. क्योंकि हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और हम में से कुछ लोग मांस भी खाते होंगे, इसलिए ओमनिवोर्स. बट हम कुछ भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं. जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में हम कह सकते हैं, जैसे हम पेड़ पौधे से चीज़ खा रहे हैं. लेकिन आप शेर की बात करें तो लॉयन कार्निवोर होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कैसे पौधों पर निर्भर है. तो शेर जो है कार्निवोर है, ठीक है, मांस खाता है. लेकिन शेर किसको खाता है? जैसे हिरन को खाता है. और हिरन क्या खाता है? हिरन घास खाता है. तो यदि मान लीजिए घास नहीं होगी तो क्या होगा? हिरन सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और जब हिरन सरवाइव नहीं करेंगे तो शेर भी अपना भोजन नहीं मिलने के कारण सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो इनडायरेक्टली लॉयन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake food, and its utilization in the body. Digestion. What is digestion? The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. हम उनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते. So they are broken down into simpler substances. इसलिए उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की आवश्यकता होती है
जिससे कि हम उन्हें ग्रहण कर सकें, प्राप्त कर सकें। सो द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन कहलाती है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस इस टॉपिक का चैप्टर का मेन पार्ट है, जो हम आज इसको समझेंगे। डाइजेशन में कई सारी स्टेप्स होती हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती पर होते हैं जिनका भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Like bees and hummingbirds suck the nectar of plant. Infant of humans, छोटा बच्चा होता है, and many other animals feed on the mother's milk, जो कि मदर के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं जब छोटे होते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon, जिसका शिकार करते हैं उसको ही निगल जाते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। जो आसपास में छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर defecated. The food passes through a continuous canal which, being at the buccal cavity, begins at the buccal cavity and ends at the anus. जो माउथ और बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस तक पहुंचती है, ऐसी कैनाल होती है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। फर्स्ट पार्ट इसका है कैनाल का माउथ एंड बकल कैविटी। सेकंड फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। थर्ड इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो रेक्टम में मिलती है और उसके बाद लास्ट पार्ट जो होता है एनस होता है। कंप्लीट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और इसके अलावा डाइजेशन में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लिवर, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस होते सिक्रीट करते हैं। तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। नाउ लेट अस नो द व्हाट हैपन्स टू फूड in different part of the digestive tract. First is mouth and buccal cavity. जो हमारा भोजन होता है हम करते हैं उस माउथ से शुरू होता है, माउथ में पहुंचता है और यहीं से हमारा डाइजेशन भी स्टार्ट होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। The process of taking food into the body is called ingestion. भोजन को मुंह में लेने की जो प्रक्रिया होती है वो इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाती है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. जो हमारे मुंह में भोजन पहुंचता है वो दांतों के द्वारा क्रश किया जाता है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स बियर 2 सेट ऑफ टीथ। हमारे जीवन में 2 प्रकार दांत, 2 बार दांत आते हैं।
द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ appears आफ्टर द एज ऑफ 6 months। पहली बार जो सेट आता है दांतों का वो मिल्क टीथ या दूध के दांत कहलाते हैं और ये बच्चे के 6 महीने की उम्र से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और इसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 6 years द मिल्क टीथ आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ। और लगभग 6 से 8 वर्ष तक की उम्र के मध्य दूसरी बार दांत आते हैं पहली बार टूटने के बाद, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, जो कि हमारे जीवन के साथ लगातार चलते हैं। इफ़ ब्रोकन दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू टूथ और टीथ, सो यू मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। दूसरी बार जो दांत आते हैं यदि उनमें कोई दांत किसी दुर्घटना की वजह से टूट जाता है तो दोबारा हमारे पास दांत नहीं आते हैं और वो स्पेस खाली बना रहता है। देयर आर 2 jaws in a mouth and there are 4 types of teeth in one jaw or 2 jaw. First is incisor, second canines, third premolars and fourth molars. तो इन्फेंट जो चाइल्ड होता है जिनमें मिल्क टीथ पाए जाते हैं वो 20 होते हैं। 8 इंसीजर इन अ माउथ, 4 कैनाइन और 8 प्रीमोलर होते हैं। मोलर उनमें नहीं पाए जाते हैं। और इन एडल्ट देयर आर 32 टीथ्स इन अ माउथ, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। इंसीजर जो फ्रंट के दांत होते हैं वो कहलाते हैं, जो कट एंड बाइटिंग फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं इनके बाद में जो नुकीले होते हैं दीज आर कैनाइन। They are four in numbers and helping in piercing and tearing of food. इन नुकीले दांतों के बाद प्रीमोलर होते हैं। They are 4 in number and help in chewing and grinding the food. मोलर मैंने प्रीमोलर जो बोले हैं 4 इन अ जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, किसी एक में 4 होते हैं। तो टोटल कुल 8 होते हैं। और मोलर जो हैं वो एक जॉ में 6 होते हैं और दोनों जॉ को मिला के 12 होते हैं। इस प्रकार से एक जॉ में अगर बात करें तो हम 4 इंसीजर, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर, टोटल 16 in a jaw and 32 in a mouth. ओके, नेक्स्ट माउथ में ही टंग एक पार्ट होता है, जीभ। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मोटा मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। आगे से स्वतंत्र होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आगे से खुला हुआ होता है, किसी भी दिशा में हम जीभ को घुमा सकते हैं। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने में जीभ का भी काम होता है। और इसके अलावा बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्पिंग स्लोइंग फूड। कोई भोजन हम करते हैं तो सूखा भोजन को निगलने में दिक्कत होती है, इसलिए हमारे मुंह में सलाइवा बनता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो उसको भोजन को मिक्स करने में मदद करता है। और जीभ का काम स्वाद का भी होता है,
because of there are many buds that detects different taste of food. नमकीन, खट्टा, मीठा, इन चीज़ों की भी जानकारी हमारे को जीभ से होती है। सामने की ओर जीभ के फ्रंट भाग से हमें स्वीट का पता पड़ता है, उसके पीछे ग्लैंड्स होती हैं जिनके द्वारा हमें नमकीन पता पड़ता है, और उसके पीछे जो ग्लैंड्स होती हैं उससे खट्टा सार पता पड़ता है, और जो बिटर टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट हमें सबसे बाद में पता पड़ता है क्योंकि उसकी ग्लैंड सबसे पीछे की ओर होती है। इसके बाद थर्ड पार्ट है फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस जो मुंह से लेकर स्टमक के बीच एक नाल होती है, नली सी होती है, जिसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। इसमें जब भोजन मुंह से चबाने के बाद नीचे की ओर जाता है तो जो ये ईसोफेगस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, जिसके द्वारा फूड वो नीचे की ओर फिसल कर जाता है और फूड फिर स्टमक में पहुंचता है। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू शेप। यू शेप होती है, थिक बाल्ड होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप और ईसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। जो स्टमक होता है वो ईसोफेगस से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट, जो स्टमक की इनर लाइन है सिक्रीट करती हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। सेकंड, एसिड जो होता है वो उस एसिड में का जो काम होता है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करने का होता है। कुछ बैक्टीरियाज हमारे जो शरीर में पहुंच जाते हैं हानिकारक होते हैं, हल्के फुल्के बैक्टीरियाज को एसिड ही किल करके समाप्त कर देता है। थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस break down the proteins into the protein simpler substances. जब ये भोजन का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, इसके बाद जो भोजन पहुंचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्टमक से भोजन का कुछ डाइजेशन होने के बाद वो आगे बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही कॉइल्ड की हुई लंबी रचना होती है जो लगभग 7.5 मिलीमीटर होती है। यदि उसको एक सीध में खड़ा कर दिया जाए तो 7.5 मीटर लंबी, जबकि आदमी 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इस प्रकार से होता है। तो ये हाईली कॉइल्ड होती है, इसी कारण से इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज, जो कि लिवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशन प्राप्त करती हैं। लिवर क्या है? लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ग्लैंड्स की बात करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, तो उन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो लिवर कहलाती है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर। तो जो लिवर है वो
बाइल जूस सिक्रेट करती है और जो स्टोर कहाँ होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द बाइल प्लेज गॉल ब्लैडर एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है। इसके अलावा दूसरी जो ग्लैंड है वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के ठीक नीचे की ओर एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, द पैनक्रियाज जूस एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में बदलने का कार्य करता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड होता है जो ब्लड वेसल्स में पास होता हुआ पहुंचता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। माने डाइजेस्टेड फूड वो ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल्स पर फिंगर लाइक हजारों ग्रंथियाँ होती हैं, आउटग्रोथ्स होती है, जिसको हम विलाई कहते हैं, जिसको हम सिंगुलर विलस बोलते हैं। एक बोलेंगे तो विलस बोलेंगे और प्लूरल उसको विलाई कहते हैं। इस विलाई का काम क्या होता है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके बाद जो भोजन डाइजेशन हो जाता है और डाइजेशन के बाद जो भोजन बच जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है चौड़ी होती है किसकी तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की में, और उससे छोटी होती है। नाम लार्ज है पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी थी, 7.5 मीटर थी, while large intestine is 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आता है उसमें से भी वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। जो सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में एनएस के द्वारा टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को जिसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। इस प्रकार से ये ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस है जिसको मैंने आपको बताया है। एक बार हल्के तौर पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट पार्ट है, हम जब भोजन करते हैं तो वो माउथ और बकल कैविटी में पहुंचता है और माउथ से में भोजन को चबाया जाता है, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा निकलता है जो भोजन को मिक्स करने में मदद करता है। और वो भोजन को दांतों के द्वारा कट किया जाता है। दांत 2 प्रकार के बताए हैं, एक मिल्क टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ, होल लाइफ जो हमारे साथ में रहते हैं। और उसके बाद भोजन जीभ के द्वारा चबाने के बाद
फूड पाइप के जरिए, ईसोफेगस के जरिए स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में जहां उसका पाचन होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज के द्वारा भोजन का पाचन होता है और उसके बाद भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पचे हुए भोजन को ब्लड वेसल्स में होता हुआ वो शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है और उसके बाद जो भोजन रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद उसमें से भी, अनडाइजेस्टेड फूड में से भी वाटर और सॉल्ट को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद बचे हुए भोजन को रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहाँ से एनस के थ्रू वो टाइम टू टाइम डिस्पोज ऑफ होता रहता है। इसके बाद अगला पार्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे बफेलो और भी जो घास खाते हैं ऐसे एनिमल्स, उनमें डाइजेशन किस प्रकार होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। हमने घास खाने वाले जंतुओं को देखा होगा, वो खाली बैठे रहते हैं तो भी वो अपने मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। वे भोजन को जब भी मिलता है, भोजन उनको जल्दी जल्दी खाते हैं और पेट के अंदर एक रूमेन पार्ट होता है, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पर क्या होता है, भोजन का अल्प डाइजेशन होता है और वो कड के रूप में उसमें रूमेन के अंदर एकत्र होता रहता है। बट कड लेटर Curd returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. कर्ड में क्या होता है, जब वो भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो खाली समय में कर्ड में से भोजन के कुछ लम्प्स जो है मुंह में आते हैं और वो उनको चबाने का काम करते हैं। फिर वो उसको अपने स्टमक में ले जाते हैं और फिर उनका डाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। कौन सी प्रोसेस है? जो कड में से भोजन को मुंह में लाना और उसको चबाने की जो प्रक्रिया होती है, चबाकर अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ऐसे जो एनिमल्स हैं रूमिनेंट्स कहलाते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, a type of carbohydrates. Many animals including humans cannot digest cellulose. जो घास होती है उसमें सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु कुछ जीव जंतु या हम स्वयं सेलुलोज को पचा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है रूमिनेंट्स के अंदर। द सेलुलोज ऑफ द फूड, जिसको हम सीकम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है उसको सीकम कहते हैं। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। जो सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जो कि मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते हैं। So far you have learnt about animals
which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे जिनमें एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनमें ना तो माउथ होता ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता। हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? In the section below you will learn another interesting way of food intake. तो ऐसे जीव जंतुओं में भी जिनमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक होता है उनमें, जिसके द्वारा वो भोजन को ग्रहण करते हैं। लाइक फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर डाइजेशन फीडिंग कैसे होती है और डाइजेशन उसका कैसे होता है? तो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। अमीबा जो होता है वो एक कोशिका का बना हुआ सूक्ष्म जीव होता है जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। और ये अमीबा जो होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है, वो हर समय अपनी शेप को बदलता रहता है और पोजीशन को भी इसी प्रकार से बदलता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाहर की ओर कुछ प्रोजेक्शन फिंगर लाइक्स होती हैं जिसको हम स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट बोलते हैं, जो कि मूवमेंट और भोजन को पकड़ने के लिए काम आते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट सेंस फूड इट पुश आउट pseudopodia अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड गल्प्स इट। जब वो अपना भोजन को तलाशता है तो जब भोजन उसके पास में होता है, कोई शिकार उसके पास में होता है, तो वो जो स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ होती हैं वो उस भोजन को घेर लेती हैं और घेरने के बाद वो आगे से मिल जाती हैं और भोजन इस प्रकार से उनके अंदर पहुंच जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स, और वो फूड वैक्यूल्स में पहुंच जाता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इन टू द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और वो जूसेस जो होते हैं वो उस फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस के रूप में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, पदार्थ होते हैं, वो ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और टूट-फूट की मरम्मत के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया।